नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार और आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास बदनपुर भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा, लास्ट क्लास में हम बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, आपके सेकंड चैप्टर और दूसरे चैप्टर का क्या नाम है आपके का जीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि पूरा जो जीव जगत संसार है इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें हमने बहुत सारे नाम लिए थे, उसी में सबसे बाद में जो नाम आया है वो है R.H.V. टेकर, साइंटिस्ट या वैज्ञानिक R.H.V. टेकर। 1969 में इन्होंने पूरे जीव जगत को 5 भागों में डिवाइड किया था। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या कवक कहेंगे हिंदी में, पादप जगत या पौधे वाला, और लास्ट में जंतु या एनिमेलिया। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या काम करा था कि इनके समानता और असमानता के आधार पर हमने 5 जगतों को लिख के एक कॉलम बनाए थे। क्यों कि जो R.H.V. टेकर है इन्होंने कुछ आधार लिए थे, कुछ लक्षण लिया थे, कुछ लक्षण लेने के लक्षणों को आधार बनाकर उन्होंने पूरे जीव जगत को वर्गीकृत किया था। तो इन लक्षणों में सबसे पहले हमने क्या लिखा था, हमने 3 लक्षण यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला लक्षण है आपका वो है कोशिका जटिलता, मतलब कि किस प्रकार के जगत में किस प्रकार की कोशिका वाले जंतु लिविंग्स या जीव पाए जाते हैं। तो दोबारा बताता हूं बेटा मैं आपको एक बार, देखो यहां हमने लिखा था सबसे पहले लक्षण लिखे थे, और यहाँ हमने 1 2 3 4 5 कॉलम्स और बनाए थे जिनमें हमने 5 जगत को लिखा था। तो 5 कॉलम्स 5 किंगडम्स। तो 5 कॉलम्स कौन कौन से हो गए बेटा आपके? पहला कौन सा है? मोनेरा। दूसरा कौन सा था? प्रोटिस्टा। तीसरा कौन सा था? कवक। चौथे जगत का नाम पादप या पौधे, और 5वां और आखिरी जगत कौन सा था? जंतु जगत। तो ये 5 जगत साइंटिस्ट R.H.V. टेकर ने हमको बताए। अब हमने 3 आधार तो इसके डिस्कस कर चुके हैं। पहला आधार क्या करा है हमने? नंबर 1 करा था कोशिका जटिलता, कोशिका जटिलता, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि किस जगत में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे मोनेरा में कैसी कोशिकाएं होती हैं? प्रोकैरियोटिक, और बाकी सब में यूकैरियोटिक थी, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हमारा जो लक्षण था वो था काय संगठन। काय माने काया, लोग कहते हैं काया, काय माने शरीर की बात हो रही है, काय संगठन यानी कि उनका शरीर किस प्रकार से बना हुआ है। कहने का मतलब ये है बेटा कि जो जीव जिस जगत से संबंधित है उसका शरीर एक कोशिका का बना है या बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना है, ये चीज हमने इसमें पढ़ी थी। और नंबर तीसरा जो लक्षण था आपका वो था पोषण विधि का। पोषण विधि यानी कि हर एक जगत से संबंधित जो भी जीव हैं वो किस प्रकार से अपना पोषण ग्रहण करते हैं, वो चीज हमने पढ़ ली। तो ये 3 लक्षण हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं अब तक। अब इसके बाद में बाकी के जो लक्षण बचे हैं वो हमको डिस्कस करने हैं। तो नंबर 4 में क्या लिखेंगे आप? पारिस्थितिकी भूमिका। नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, कोई अगर देखने में दिक्कत हो तो मैं पिक भेज दूंगा, उसमें सब नोट कर सकते हैं। बस समझ लो एक बार, पारिस्थितिकी का मीन्स होता है पूरा वातावरण से संबंधित जहाँ पे जीव रह रहे हैं, तो उसे बोलते हैं पूरा पारिस्थितिक तंत्र। जहाँ पे जैव समुदाय और अजैव समुदाय दोनों मिलकर रहते हैं उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो उस तंत्र में क्या होता है कि जो जीव रहते हैं उनकी क्या भूमिका है। मेरा कहने का मतलब ये है, जीव 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो उत्पादक होगा, एक उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है, और तीसरा अपघटक होता है। उत्पादक जैसे कि हरी घास, जो ग्रीनरी रहती है, प्लांट्स है, ये क्या है? उत्पादक है, क्योंकि ये भोजन बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, उत्पादन करते हैं भोजन का।
और हम लोग के और उपभोक्ता क्या हुआ, उत्पादक से बनाई गई उत्पाद को खाने वाला। उत्पादक ने जो उत्पाद बनाया है, तैयार किया है, उसको खाने के लिए उसको कंज्यूम करने वाला क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। जैसे कि हम लोग हैं, हम क्या ग्रीनरी पर डिपेंड होते हैं, जो ग्रीन ग्रास है, आपकी पेड़ पौधे हैं, इन सब पे हम डिपेंड है, क्योंकि वो उत्पादन बनाते हैं और हम उनको खा जाते हैं। हम क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए, हम उत्पादक नहीं है। वहीं तीसरा है अपघटक। अपघटक क्या होते हैं, जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन पर अपना जीवन यापन करने वाले, उनको हम अपघटक कहते हैं, जिनकी वजह से अपघटक क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को डिकम्पोज कर देते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं। ये मोटा मोटी समझिए कि पारिस्थितिकी में 3 प्रकार के जीव हो सकते हैं। पहला उत्पादक, जो उत्पादन करता है, दूसरा उपभोक्ता, जो उसे खाता है, तीसरा अपघटक, जो कि गड़े सड़े पदार्थों को नष्ट करने का काम करता है। अब इसमें एक ही भूमिका क्या हो सकती है, तो जो मोनेरा में जो भी आपके जीव आते हैं वो पारिस्थितिकी में क्या करते हैं बेटा, वो होते हैं अपघटक और उत्पादक दोनों। ये उत्पादक भी हो सकते हैं और अपघटक भी होते हैं। मैंने दोनों क्यों लिखा है, क्योंकि ये पूरा एक जगह पे इसमें बहुत सारे जीव होंगे, उत्पादक भी होते हैं कुछ अपघटक भी हो सकते हैं। दूसरा आगे आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होगा, ये तीनों हो सकते हैं, बहुत सारे जीव आते हैं, तो उत्पादक भी हैं, उपभोक्ता भी हैं और अपघटक भी हैं, तीनों आ जाएंगे बेटा इसमें। अब इसके बाद में बात करते हैं जगत कवक की। अब कवक में क्या होना है, कवक जो होते हैं मुख्यतः बेटा आपके अपघटक होते हैं। अपघटक मतलब ये जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं, गले सड़े पदार्थ हम कह सकते हैं, उन पे अपना जीवन यापन करते हैं, इनको अपघटक बोलते हैं। आपने सुना होगा पहले भी कि मृतोपजीवी मतलब आपका जो घर का कूड़ा कचरा है, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, प्लस साइड में अगर कोई जीव मर गया है तो उसके साथ में जो उसकी डेड बॉडी है उसे कहीं डाल दीजिए आप, तो उसको डीके करने का काम, डिकम्पोज करने का काम, उसको नष्ट करने का काम या उसको विघटन करने का काम कौन करते हैं, अपघटक करते हैं। और ये कवक जो होते हैं मोस्टली अपघटन करता ही होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। मैं साफ से लिख दूं इसको बेटा, अपघटक। कवक जो भी हैं सारे के सारे अपघटक। बात करूं पादप। पादप मतलब प्लांट्स या पौधे। पौधे कैसे होते हैं बेटा, सारे के सारे पौधे आपने देखे होंगे उत्पादक होते हैं, ये भोजन पैदा करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो इसका तो किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। उत्पादक। वही बात करूं मैं जंतु जगत की, तो आपको सीधा कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जंतु जगत जो है उत्पादन नहीं करता है, ना ही अपघटन करता है, सिर्फ और सिर्फ उपभोग करता है, मतलब उपभोक्ता है। क्लियर बात है तक। इसके बाद में अगला लक्षण लेंगे बेटा हम नंबर 5 लेंगे, और वो है आपका कोशिका भित्ति का प्रकार। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि कोशिका जो होती है एक इकाई होती है, और इसके चारों ओर जो इसे कोशिका को कवर किए रहती है, आवरण बना के रखती है, ढके रहती है, उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। लेकिन कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दो तरह की होती है, दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है, कोशिका भित्ति बेटा मोटी होती है और कोशिका झिल्ली जो होती है प्लाज्मा की बनी होती है, बहुत महीन और बारीक पतली होती है। तो जो प्लांट्स हैं वो कोशिका भित्ति के बने होते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो कोशिका भित्ति। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मोनेरा की, यहाँ पे लिखेंगे नंबर 5 कोशिका भित्ति, तुरंत पढ़ेंगे मोनेरा। मोनेरा क्या है, जिसमें जीवाणु वगैरह आते हैं। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है या जो कोशिका चारों ओर से ढकी होती है, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद में आपकी प्रोटिस्टा की बात होती है। तो प्रोटिस्टा में
प्रोटिस्टा में जो होती है वो कोशिका भित्ति किसी किसी में तो होती है, किसी में नहीं होती है, मतलब कुछ में उपलब्ध या कुछ में उपस्थित और कुछ में अनुपस्थित। तो मैं लिखा यहाँ पे कुछ में उपस्थित। इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि कुछ में होती है भित्ति और कुछ में नहीं होती। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में अंतर है, जहां कोशिका भित्ति नहीं होती है वहां कोशिका झिल्ली होती है। समझ गए मेरी बात को? ओके। अच्छा, इसके बाद में जगत आपका कवक आएगा। अब कवक की बात करें, कवक में कोशिका भित्ति होती है, हंसी होती है, लेकिन काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काइटिन, काइटिन एक प्रोटीन का नाम है, तो काइटिन युक्त इनकी भित्ति बनी होती है। लास्ट में पौधों की बात करें, पौधों की खास स्पेशल कोशिका भित्ति होती है जो बनी होती है आपकी सेलुलोज। सेलुलोज कोशिका भित्ति दृढ़ होती है, मोटी होती है और सेलुलोज की बनी होती है। वहीं बात करो जंतु जगत की, तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अब जहां पे कोशिका भित्ति अनुपस्थित है उसका मतलब ये नहीं कि कुछ होगा ही नहीं भाई, कोशिका किसी चीज से ढकी होगी चारों ओर से, तो वो चीज क्या होगी? कोशिका झिल्ली होगी जो कि प्लाज्मा की बनी होती है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति की। इसमें पेप्टोग्लाइकन की बनी हुई है, इसमें कुछ में है कुछ में नहीं होती है। यहाँ पर काइटिन की, यहाँ पे सेलुलोज की, और जंतु वालों में या एनिमल्स में होती ही नहीं है। देखो सबसे बड़े एग्जाम्पल में बताऊँ इसको, कभी कभी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन की एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। पौधे की कोशिका में और एनिमल जो जंतु है हमारी कोशिका में क्या होता है? देखो बहुत बड़ा आंसर है। हम पेड़ को सुखाकर यानी उसे डेड करके उसे मृत करके उसका कुछ बना सकते हैं। टेबल बना रहे हो आप, मैट अपना बेड बना रहे हो सोने के लिए, कुर्सी में बना रहे हो, ठीक है ना। लेकिन क्या एनिमल्स का बना सकते हैं? अगर एनिमल को मान लो उसे खाल को काट के बना सकते हैं? नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसकी जो कोशिका भित्ति है पेड़ पौधे की वो मजबूत होती है, मोटी होती है और सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, सिर्फ एक झिल्ली होती है। समझ पाए मेरी बात को? ये एक मुख्य अंतर है कोशिका भित्ति पादप कोशिका जंतु कोशिका में कि क्या अंतर होता है कि पादप कोशिका के अंदर सेलुलोज की बनी एक मोटी कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर नहीं होती। क्लियर गाइस? एक अंतर यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। आगे 5 नंबर हो गए, एक को लिख लेते हैं बेटा, प्रजनन विधि। प्रजनन करने का तरीका। प्रजनन मतलब अपने जैसी संतानें पैदा करना, क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। तो प्रजनन किस प्रकार से करते हैं? तो मोनेरा में किस प्रकार से होता है? संयुग्मन, संयुग्मन से होता है। इसके अलावा इसमें और भी कई चीजें होती हैं, आपको पूरा डिटेल आगे पढ़ाएंगे। रूपांतरण के द्वारा भी होता है और ट्रांसलेशन भी होता है, कई सारी चीजें होती हैं। आप बस फिलहाल संयुग्मन लिखेंगे। मैं बात करूंगा प्रोटिस्टा की, तो जो प्रोटिस्ट होते हैं या प्रोटिस्टा में आने वाले जो जीव हैं वो किस प्रकार से करते हैं? युग्मक संलयन या संयुग्मन, उससे या तो संयुग्मन से तो करेंगे बेटा, साथ में युग्मक संलयन। युग्मकों का संलयन, संलयन मीन्स मिलना, संलयन का मतलब होता है मिलना। युग्मक माने नर युग्मक, मादा युग्मक। एक हैप्लॉइड कोशिका होती है, एक एवोल्यूट कोशिका होती है, जिसके मिलने से नया जीव पैदा होता है। ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आपको याद रखना है संयुग्मन से होता है और साथ ही साथ युग्मक संलयन से भी होता है। इसके बाद में क्या आता है? कवक आता है। अब फंजाई में क्या होता है? युग्मक संलयन तो होगा जिससे निषेचन होता है, और निषेचन के फलस्वरूप नई कोशिका जन्म लेती है। पादप में बिल्कुल सेम ऐसे ही पौधे भी क्या करते हैं? नर युग्मक आता है, मादा युग्मक आता है, दोनों मिलते हैं, निषेचन होता है और युग्मनज बनता है, जिससे नया जीव पैदा होता है। वही काम आपके जंतु में होता है। नर युग्मक आता है, मादा युग्मक आता है, दोनों का संलयन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है और नया जीव बनता है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? निषेचन। ठीक है, तो ये तीनों निषेचन के फलस्वरूप करते हैं। तो ये 6 इंपॉर्टेंट लक्षण हो गए कि जिनके आधार पर
आरएचबी टेकर ने पूरे संसार को 5 भागों में बांट दिया था। वो 6 चीज क्या लिखी थी उन्होंने, ये लिखी थी पोषण गतिकता, काय का संगठन, शरीर कैसे बना हुआ है, पोषण विधि, पोषण किस प्रकार ले रहे हैं, पार्ट्स की भूमिका, उनका काम क्या है, कोष्ठाभित्ति उपस्थित है या नहीं है, और है तो किसकी बनी हुई है, और नंबर 6 प्रजनन किस प्रकार से करते हैं। तो ये 6 लक्षण आपके आरएचबी टेकर ने लिए। इसके एग्जाम्पल बेटा लिख लेंगे। मोनारा का उदाहरण बेटा सिंपल क्या है, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। इनके एग्जाम्पल लिख लो बेटा मोनारा में, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। एग्जाम्पल 3 सफिशिएंट है इसके लिए। इसमें क्या लिखेंगे, अमीबा, यूग्लिना और डायटम्स। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। कवक की बात करें, कवक में फंजाई बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यीस्ट राइजोपस, यीस्ट, राइजोपस। ठीक है, मैं नोट्स की आपको भेज रहा हूं बेटा, समझ जाइए। पादप में तो बहुत सारे पौधे हैं, सारे पौधे आएंगे, पौधे वनस्पति, और वहीं जंतु की बात करो सारे जंतु आएंगे। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हमने आज नोट करी। अब हमको जो पढ़ना है आगे आपकी बायोलॉजी में, वो क्या पढ़ना है बेटा, हमको इन 5 जगत का अध्ययन करना है। 1 बाय 1 सारे जगत हमको पढ़ने हैं, और हमको देखना है कि उसके अंदर जो भी जीव आते हैं उनका भी अध्ययन करना है। तो ये आपकी बेसिक सीढ़ी हो गई, बेसिक स्टेप हो गई, बेसिक नींव होगी आपकी बायोलॉजी की। यहाँ से ये सभी को क्लियर होना चाहिए। बाकी कल, थैंक यू।